नमस्कार। जेएमएस परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9th से कक्षा 10th में प्रमोट होकर आने वाले सभी छात्र छात्राओं का विद्यालय परिवार स्वागत करता है। आशा है विद्यालय परिवार द्वारा संचालित हो रही प्रतिदिन की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी लाभ ले रहे होंगे। इसी क्रम में आज का यह वीडियो संस्कृत विषय के बारे में है। हम सर्वप्रथम पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा बिंदु कितना महत्वपूर्ण है, कितने नंबर का है। हमारे पाठ्यपुस्तक का नाम स्पंदना, कक्षा 10th में इसी पे पूरा सिलेबस आधारित है। कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमारे सामने 4 भागों में इसका सिलेबस बांटा हुआ है। पूर्णांक 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें पठित अवबोधन अर्थात पाठ्यपुस्तक से संबंधित। पठित अवबोधन का अर्थात हुआ अपनी जो पाठ्यपुस्तक है स्पंदना, इससे संबंधित कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितना अंक बाहर है, 27 नंबर। कितने नंबर का है, 27 नंबर होगा। उसके बाद में अपठित अवबोधन अर्थात अपठित, जो आपने क्या है पढ़ा नहीं है, अर्थात अपनी किताब से नहीं है, पिछली कक्षाओं से, पिछली किताबों से या पिछले सिलेबस से आने वाली चीज़ें जैसे गद्यांश, जिसमें से आपको प्रश्नोत्तर छांटना है, वो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। अर्थात क्या हुआ, 27 नंबर की हमारी किताब हो गई, 10 नंबर के हमारे क्या है अपठित गद्यांश, अपठित क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में अगला तीसरे नंबर पे आता है व्याकरण। व्याकरण कार्य कितने नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा, जिसमें कुछ बिंदु बटे हुए रहेंगे। और उसके बाद में है चतुर्थ नंबर पे रचनात्मक कार्यम, वो कितने नंबर के होंगे, 18 नंबर के। इस प्रकार से टोटल हमारा कितने नंबर का हो जाता है, 80 नंबर का हमारा अंक बार हो जाता है। 80 नंबर की क्या होंगे, पूरी जो संस्कृत का पेपर वो कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का ईयरली एग्जाम होगा, जिसमें से आपको क्या है अंक लाना है। हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पठित अवबोधन में से देखते हैं। सबसे पहला है पठित अवबोधन, कितने नंबर का है, 27 नंबर का पठित अवबोधन है, जिसमें पाठ्य पुस्तक का गद्यांश से हिंदी भाषा में अर्थात हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। द्वयो एकस्य, 2 गद्यांश आएंगे, जिनमें से किसका अनुवाद करना है, एक का, 2 में से एक का अनुवाद करना है। उसके कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का। अर्थात 2 गद्यांश आएंगे, एक अथवा में रहेगा, दोनों अथवा में रहेंगे, उसमें से एक हमें सही करना है और कितने नंबर मिलेंगे, हमें 5 नंबर मिलेंगे। अर्थात गद्यांश पैराग्राफ का हिंदी भाषा में अनुवाद 5 नंबर का। उसके बाद में अगला देखिए, पाठ्य पुस्तकात पद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद, अर्थात पद्यांश अर्थात श्लोक का क्या होगा, इसका भी एक हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। द्वयो एकस्य, 2 आएंगे, जिसमें से एक का हिंदी अर्थ में करना है। कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में है पाठ्य पुस्तकात पद्यांशस्य संस्कृत व्याख्या। देखिए, एक तो गद्यांश की हिंदी व्याख्या हो गई, हिंदी अनुवाद हो गया, दूसरा है पद्यांश का हिंदी अनुवाद हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या है, पद्यांशस्य संस्कृत व्याख्या। पद्यांश की कौन सी व्याख्या करनी है, संस्कृत में व्याख्या करनी है, उसमें अन्वय करना है उसका। जैसे कक्षा 9th में भी हमने सीखा था, प्रसंग लिखना है, उसका अन्वय लिखना है, उसका व्याकरण कार्य हमें करना है। उसके कितने नंबर मिलेंगे हमें, पद्यांश की संस्कृत व्याख्या करने के हमें 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में चतुर्थ नंबर पे देखते हैं, पाठ्य पुस्तकात नाट्यांशात संस्कृत व्याख्या। पाठ्य पुस्तक में जो भी चैप्टर है, उनमें से जो नाटक वाला चैप्टर है, जिसमें नाट्यांश बताया गया, कोई नाटक के माध्यम से हमें पाठ समझाया गया है, उसमें से क्या है एक नाट्यांश की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। कितने नंबर की होगी व्याख्या, 3 नंबर की व्याख्या होगी। अगला है प्रश्न उत्तराणी संस्कृत माध्यमेन अष्टासु पंच प्रश्नानाम। प्रश्नोत्तर हमारी पूरी पाठ्य पुस्तक में से अष्टासु कितने प्रश्न दिए हुए रहेंगे, अष्टासु 8 प्रश्न दिए हुए रहेंगे। उसमें से हमें कितने प्रश्न करने हैं, 5। कितने करने हैं, 8 में से हमें कितने प्रश्न उत्तर करने हैं, 5 प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं, और वो कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के। अगला है प्रश्न निर्माण। ये भी क्या है, हमारे पाठ्य पुस्तक में ही हर पाठ के पीछे जब प्रश्नोत्तर उसमें दिए रहेंगे, उसमें प्रश्न निर्माण का भी एक क्वेश्चन रहेगा। उन्हीं प्रश्न निर्माण में से क्या होंगे, 4 नंबर के क्या आएंगे, प्रश्न निर्माण से संबंधित आएंगे, जिसमें हमें क्या है प्रश्नों का निर्माण करना है, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में भी सीखा है। अगला देखें, पाठ्य पुस्तक का श्लोक 2 श्लोक लिखने हैं पाठ्य पुस्तक के। कितने नंबर के आएंगे, 3 नंबर के। अर्थात एक श्लोक कितने नंबर का, 1.5 नंबर का एक श्लोक। अब वो श्लोक कौन से आपको लिखने हैं, वो श्लोक आपको वह लिखने हैं जो ईयरली एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र में क्या है, वो श्लोक लिखे हुए नहीं होने चाहिए। उस पर लिखा रहेगा कि आप क्या करिए, वह श्लोक लिखिए जो इस आपके पाठ्य पुस्तक से हो, परंतु क्या हो, इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। अर्थात
हमें प्रश्न पत्र में कुछ श्लोक दिए हुए हैं, जैसे पद्यांश का एक हिंदी अनुवाद करने के दिया। यहाँ पर जो श्लोक दिया हुआ वो हम क्या है इसमें यहाँ पर नहीं लिख सकते। हमें इस प्रश्न पत्र में प्रस्तुत होने वाले श्लोक के अन्यथा क्या करना है, दूसरा हमें कोई श्लोक लिखना है, जिससे हमें कितने नंबर मिलेंगे, 2 श्लोक लिखने हमें 3 नंबर मिलेंगे। अगला दूसरा हम देखते हैं 10 नंबर का अपठित उद्बोधन। देखिए 80 से 100 कितने शब्दों का रहेगा पैराग्राफ, एक सरल गद्यांश, एक सरल पैराग्राफ रहेगा 80 से 100 का शब्दों का, जिसमें अगर हम उस पैराग्राफ का क्या लिखते हैं, शीर्षक दे देते हैं, उसके अगर हम हेडिंग दे देते हैं तो हमें कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। संस्कृत के माध्यम से कुछ उसी पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पूछेंगे, जिसमें से हमें हम 5 प्रश्नों के उत्तर देने, कितने मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। अब अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य, अच्छा भाषिक कार्य करते क्या हुआ, व्याकरण के कार्य। अब व्याकरण के कार्य कौन कौन से व्याकरण के कार्य होते हैं, संधि, समास, कुछ भी चीज़ वो पूछ सकता है, पर्यायवाची, विलोम। अब ये देखो आपके सामने भाषिक कार्य कौन कौन से है वो भी यहाँ पर दिए हुए, इसने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि मैं इससे संबंधित ही प्रश्न पूछूंगा। देखिए भाषिक कार्य कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के प्रश्नोत्तर पूछेगा, जिसमें वाक्यसु कर्तु क्रियापद, किसी वाक्य के कर्ता के बारे में एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको पूछेगा कि इसमें इस वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है। जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण देता हूँ कि राम विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, राम है, और क्रिया क्या है, जाना, गच्छति, रामः विद्यालय गच्छति, तो ये क्या है, क्रिया है। इस प्रकार से उस गद्यांश से संबंधित ही क्या रहेगा, एक पद दिया रहेगा, उसमें से हमें कर्ता और क्रियापद का चयन करना है। अगला है कर्तु क्रिया अन्वित है, यहाँ पर भी हमें क्या है, कर्तृवाची कर्मवाची के अनुसार हमें बताना है। अगला विशेषण, कोई वाक्य आपको दे दी जाएगा, उसमें अंडरलाइन कर दी जाएगी, बताएं, आपसे पूछेंगे कि इसमें से बताओ विशेषण क्या है और विशेष क्या है। या फिर क्या है, कोई पद दे दी जाएगा, उसमें पूछेगा हमें संज्ञा पद क्या है, या इसमें संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, इस प्रकार से हमें पूछेगा। या फिर पर्याय पद, किसी वाक्य को देख करके पूछेगा इस पद्यांश में से छाटिए कि इससे संबंधित पर्यायवाची कौन सा है, इससे संबंधित विलोम शब्द कौन सा है। इस प्रकार से ये भाषिक कार्य संबंधी हमें से प्रश्न पूछेगा। परंतु देखिए भाषिक कार्य भी फिक्स कर दिया है, इन्हीं चीज़ों के अंदर से भाषिक कार्य के संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, और वो कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के हमारे भाषिक कार्य संबंधित क्वेश्चन होंगे। अर्थात अपठित अवबोध एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से हमें प्रश्नोत्तर छाटना है, कितने नंबर का, 10 नंबर का। चलिए आइए अब हम सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो भाग है व्याकरण, जो क्या है छोटे छोटे कम नंबर का है, लेकिन वो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके नंबर लाना हमें अनिवार्य रूप से जरूरी है। क्योंकि बाकी सभी चीज़ें क्या है सभी छात्र नियमित रूप से पढ़ते हैं और वो क्या है उसमें से नंबर हमें आ जाते हैं, लेकिन ये जो व्याकरण के जो टॉपिक हैं इनमें हमें क्या है इनके नंबर लाने में हमें थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से कठिनाई का सामना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है कम नंबरों के होकर भी इनमें क्या है ज़्यादा पढ़ने के लिए क्या है ज़्यादा विषय वस्तु ज़्यादा है। अब देखिए संधि कितने नंबर की है, संधि 4 नंबर की। मैंने संधि का भी वीडियो आपके लिए बनाया है, उसमें आपको बताया मैंने कि क्या है संधि कितने नंबर की है, 4 नंबर की संधि। अब देखिए संधि में भी कौन कौन सी संधि है, 3 संधि के भेद दिए हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी 5 भेद दिए गए, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, प्ररूप संधि। अब इन 5 संधि के उदाहरण पूछेगा, वो आपसे संधि विच्छेद करने के लिए भी पूछ सकता है और संधि बनाने के लिए भी उदाहरण दे सकता है। व्यंजन संधि के भी कुछ नियम दिए हुए हैं, परसवर्ण, मोनोनुस्वार, अनुस्वार संधि, जसत्व संधि। हम इनके उदाहरण विस्तार पूर्वक कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग, उत्व, रुत्व, लोप, विसर्ग, श, ये संधि के सभी हमने नियम क्या है कक्षा 9th में भी विस्तार पूर्वक पढ़े हैं, हम फिर से इन्हें पढ़ेंगे और क्या है हमारे 4 नंबर पक्के जरूर होंगे। अगला देखिए समास के बारे में देखते हैं। समास पिछली कक्षा में 9th कक्षा में हमने पढ़े हैं कि समास कितने होते हैं, 5 समास हमने पढ़े हैं, 5 समास पढ़े। उन समासों में भी क्या है समाज 6 होते हैं, लेकिन हमने क्या है कर्मधारय समास भी किसका है, तत्पुरुष का भेद ही माना है, मैंने आपको बताया था। परंतु हमें क्या करना है, हमें समास कितने कितने भेद है उसके विषय पे नहीं जाते हुए समास को क्या करना है, उदाहरण को हमें याद रखना है कि ये किससे संबंधित है। अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, इन तीनों समास के उदाहरण हमसे परीक्षा में पूछे जाएंगे 3 नंबर, अर्थात एक समास क्या है 1 नंबर का। और पिछले 9th कक्षा में हमने क्या करा है, पूरे 5 के 5 समास के भेद हमने पढ़े हैं, परंतु कक्षा 10 में हमें क्या है इन 3 ही समास के बारे में विस्तार पूर्वक पूछा जाएगा। अगला है कारक, कारकाणी, जो कि मैं कक्षा में भी बताता आया हूँ आप सभी को कि कारक संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हम कारक से कितनी चीज़ें कर सकते हैं, कारक से हम हिंदी अनुवाद बनाना सीख सकते हैं,
कारक से हम क्या कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ का हिंदी अर्थ करना, ये सभी चीज़ें सीख सकते हैं। संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो वो क्या है, कारक, जिससे हम क्या करते हैं हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी बनाना ही सीखते हैं। अब उसमें भी आपको क्या है, उपपद विभक्तियों का प्रयोग, किस प्रकार से उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, किसकी जगह कौन से शब्दों का प्रयोग होगा, नम के साथ में कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी विभक्ति लगेगी, अभित्य के साथ में कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। इस प्रकार की सारी ये उपपद विभक्तियाँ कहलाती है, जो क्या है किसी शब्द के साथ विशेष शब्दों के साथ जुड़कर क्या करती है, अपना स्थान लगाती है। उस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन उपपद विभक्तियों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये कारक कितने नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का हमारा कारक हो जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रत्यय वाला टॉपिक है। प्रत्यय कितने नंबर का है, 4 नंबर का प्रत्यय का टॉपिक है। इसके बाद में अवयव कितने नंबर के, 3 नंबर का अवयव वाला टॉपिक है। अवयव में भी अपि, इति, यु, उच्चे, कुतः, नूनम, इन सभी का प्रयोग क्या है, हमें करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वाच्य परिवर्तन का टॉपिक पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन कितने नंबर का बताया गया है, 3 नंबर का बताया गया है। समय लेखम, घड़ी, समय का ज्ञान बताना हमें। वहाँ दिया हुआ रहेगा समय में कि 9:30 लिखा हुआ रहेगा, आप इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, घड़ी बनी हुई रहेगी उसमें टाइम दिखा रहेगा, उसको हमें बताना है। वो कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। अशुद्धि संशोधन कारक के अनुसार आएगी, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, वो कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। उसके बाद में देखिए सब व्याकरण वाला बिंदु हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद में रचनात्मक कार्य कितने नंबर का हो जाएगा, 18 नंबर का रचनात्मक कार्य हो जाएगा। अब इस रचनात्मक कार्य में देखिए सबसे बड़े बड़े नंबर के हम बोल सकते हैं 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के, और अधिक नंबर हम इनसे ला सकते हैं। औपचारिक पत्र हमें क्या है, लेटर प्रार्थना पत्र या फिर औपचारिक पत्र लिखने कितने नंबर मिलेंगे, ये मंजूषा के द्वारा मंजूषा दी रहेगी, उसमें से हमको क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, 4 नंबर का। संकेत आधारित संवाद लेखन करना है, संकेत दिए रहेंगे अर्थात मंजूषा दी रहेगी, कितने नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद में अनुवाद कार्य, हिंदी भाषा 6 वाक्येषु चतुर्णाम, 6 वाक्यों कितने देंगे, 6 वाक्यों में से हमें कितने करने हैं, 4 का क्या करना है, अनुवाद करना है। उसके बाद में चित्र, एक चित्र दिया हुआ रहेगा उस और मंजूषा दी रहेगी, उस चित्र से संबंधित हमें क्या है, 4 वाक्य बनाने, तो कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। कथा क्रम संयोजन, कथा क्रम अर्थात क्या है, कोई कथा दी हुई रहेगी, वो क्या है क्रम से विभिन्न रहेगी, भाई क्रम के अनुसार नहीं लिखी हुई रहेगी, क्रम रहित रहेगी, हमें उससे क्रम से जमाना है। 6 वाक्य 6 वाक्यों को जमाना, कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर हमें मिलेंगे। इस प्रकार ये हमारा पूरा संस्कृत का सिलेबस है। मैं उम्मीद करूँगा कि सभी छात्र नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को शुरुआत करें और अपने कक्षा 10 में पास होने के लिए तत्पर रहें। मैं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।